नमस्कार दोस्तों, रामबाण एकेडमी के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। भाइयों, आज हम हिंदी में आपकी वोकेबलरी के लिए कुछ चीज़ें बता रहे हैं। आज की वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी, लेकिन ये आपकी वोकेबलरी को बहुत स्ट्रांग कर देगी सर। ठीक है, तो आज हमें एक तो वोकेबलरी देखना है और एक चीज़ और लगा देंगे इसके साथ। देखिए सर, जब हम वोकेबलरी की बात करते हैं तो हिंदी के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी जो वर्तनी होती है उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, और उस थोड़े बहुत अंतर के कारण उनका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, तो आज मतलब देखने में एक से शब्द लगते हैं लेकिन अर्थ उनका अलग होता है। इससे संबंधित सवाल जरूर निकलते हैं सर। हर टेस्ट में एक दो सवाल, 3 सवाल तक मिल जाते हैं। वो उसके ऊपर है कि कितने टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 से 4 सवाल आने की उम्मीद करते हैं। इस सवालों में हम आ जाते हैं। भाई देखते हैं क्या होता है, उसको देखिए सर। जैसे एक शब्द ले लेते हैं हम, कुल। एक शब्द ले लिया हमने, कुल। तो ये 2 शब्द लेते हैं, मान लिया हम। हाँ भाई, कुल और कुल, सिर्फ मात्रा का फर्क है। इसमें छोटी मात्रा है, इसमें बड़ी मात्रा है, तो इसका अर्थ बदल चुका है। कुल के भी 2 अर्थ होते हैं सर। एक कुल का अर्थ होता है वंश। वंश समझते हैं सर? थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसके भी दोनों अर्थ भी पूछे जाते हैं। ये अपने आप में भी एक सवाल है और फिर यहाँ पर दूसरा सवाल बनता है। कुल का मतलब वंश होता है कि भाई ये कौन से वंश से है। वंश, खानदान बोलते हैं जिसको, वंश या खानदान होता है। और कुल का मतलब योग भी होता है, टोटल। ठीक है, आप उसके पास कुल 15,000 रुपये हैं तो कुल का मतलब टोटल। ठीक है, योग भी होता है, वंश भी होता है। और इस कुल का मतलब ठंडा नहीं होता भाई, क्योंकि इंग्लिश सब थोड़ी है। इस कुल का मतलब होता किनारा, जैसे नदी का किनारा वगैरह होता है। जब इंग्लिश में बैंक का मतलब किनारा हो सकता है, तो भैया हिंदी में भी कुल का मतलब किनारा हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया सर? ओके, तो इस अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताने जा रहे हैं। तो आप कॉपी पेन उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए भाई। बहुत इंपॉर्टेंट देंगे, जो भी देंगे हम इतना इंपॉर्टेंट होगा। एक साथ में आप 100-200 याद नहीं कर सकते, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनमें से हम कुछ निकाल कर आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, पहली चीज हो गई कुल और कुल। दूसरा देखते हैं, एक शब्द होता है आदि, एक होता आदि, एक होता आधी, एक होता आधी। चार शब्द देखिए, थोड़ा थोड़ा अंतर है। इन दोनों में मात्रा का अंतर, इन दोनों में मात्रा का अंतर है। इसमें और इसमें द और ध का अंतर। ठीक है, आदि का मतलब शुरुआत। किसी चीज के जो शुरू होता है या आरंभ होता है उसे आदि बोलते हैं। इसका उल्टा क्या होता है? अंत। ठीक है, जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं, उसे आदि बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सेकंड वाले का मतलब होता है आदत होना, हॉबी हो जाता है कि भाई उसे जो है ना चाय पीने की आदत है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? वह चाय का आदी है। आदि मतलब आदत होना। सर ध्यान से देखना दोनों का अर्थ क्या, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं केवल अगर आपने रट लिया तो कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसलिए क्लियर करना, शुरू होना या आरंभ होना। ठीक है, और आदि का मतलब होता है आदत होना, ये भी क्लियर हो गया। आदि का मतलब होता है कोई बड़ी बीमारी जो होती है या रोग होता है उसको आदि बोलते हैं, बीमारी या रोग। और आदि का मतलब है किसी चीज का आधा भाग। ठीक है, जैसे आ गया, किसान के पास कुछ गाय थी, उसने आधी गाय बेच दी। तो आधी गाय ये वाली आधी होती है, ये वाली नहीं होती ना। समझ में आ गया होगा? ओके सर, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लिखना नहीं चाह रहे। वैसे लिखना जरूर चाहिए, मैं स्क्रीनशॉट के फेवर में नहीं हूँ, आपको लिखना चाहिए, अच्छी बात वही होती है सर। ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं सर। एक और देखिए, एक होता है बदन, एक होता वदन। बदन और वदन, हिंदी की बात करें तो हम, बदन का मतलब क्या होता है? शरीर, सभी जानते हैं। वदन का मतलब क्या होता है? वदन का मतलब होता है मुख, चेहरा। मुंह जो होता है, चेहरा जो होता है, मुख जो होता है, वो वदन कहलाता है।
याद रखना बा और वा। हालांकि अगर बंगाल की भाषा में बात करें, बंगाली भाषा में बात करें, तो बंगाल भाषा में वह होता ही नहीं है। अगर आप बंगाली लोगों से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि वह होता ही नहीं है, सब कुछ वह होता है। ठीक है, वो रवीस नहीं बोलेंगे, रबीस बोलेंगे, रबी बोलेंगे, कभी बोलेंगे, तो इसलिए वह को वह ही बोलते हैं। लेकिन हिंदी की बात करें तो वह और वह में अंतर होता है। एक और शब्द है इससे मिलता जुलता, वंदन। वंदन का मतलब देखिए थोड़ा सा अंतर है, बदन, वदन, वंदन। वंदन मतलब वंदना करना, वंदना करना मतलब पूजा करना। ठीक है, पूजा करने के रूप में ले सकते हो आप वदन, वंदन और बदन। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अविराम और अभिराम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जरूर नोट करना। अविराम का मतलब होता है बिना रुके, बिना रुके। और अभिराम का मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल, हैंडसम। अभिराम, अविराम मतलब बिना रुके, अभिराम मतलब सुंदर। अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, विराम, विराम मतलब रुकना। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं विराम चिन्ह, विराम चिन्ह आ जाता है, पूर्ण विराम है, अर्ध विराम है, अल्प विराम है। तो विराम का मतलब किसी चीज में जब रोकते हैं किसी चीज को तो उसको विराम बोलते हैं। तो बिना रुके अविराम मतलब, विराम मतलब रुकना, अविराम बिना रुके, अभिराम मतलब सुंदर। हो गया क्लियर। आगे एक और देखते हैं। एक होता है सर, बहुत ही बार पूछा गया है, अवधि। एक होता अवधि। अवधि का मतलब क्या होता है? अवधि का मतलब होता है समय, काल। समय या काल के लिए अवधि देते हैं। जैसे उसके पास 5 दिन की अवधि थी। ठीक है, तो अवधि, जैसे अभी आप मान लिया एग्जाम कर रहे हैं, पेपर कर रहे हैं, तो ऊपर लिखा आता है प्रश्न 100, अवधि 1 घंटे 60 मिनट, ऐसे लिखा जाता है। अवधि मतलब यहां पर अवधि की भाषा, अवध की भाषा। क्लियर है? अवधि और अवधि, ये भी क्लियर। देखिए ज्यादातर में क्या हो रहा है कि थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है और उसका अर्थ कहीं से कहीं पहुंच रहा है। ये ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं। ये अगर थोड़ा भी गलती हो गई तो समझ सकते हो, फिर तो गड़बड़ है। एक शब्द होता है ग्रह, एक होता है ग्रह। ये ग्रह होता है नक्षत्र। नक्षत्र हालांकि हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, और ये नक्षत्र अलग चीज होती है। अगर हम जीके की भाषा में करेंगे तो नक्षत्र अलग चीज होती है, ग्रह अलग होते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं, एक शब्द चाहिए क्योंकि हमें इतना लंबा लिखते नहीं है ना, तो इसलिए इजी करने के लिए नक्षत्र शब्द का प्रयोग कर दिया हमने। ग्रह नक्षत्र कहते हैं ना, हम ग्रह और नक्षत्र एक साथ प्रयोग करते हैं। तो नक्षत्र का मतलब, जैसे ग्रह का मतलब, सॉरी, नक्षत्र वैसे अलग चीज है, मैं क्लियर कर रहा हूं, जीके के हिसाब से अलग चीज है, लेकिन ग्रह और नक्षत्र समझने के लिए हम इसी के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ग्रह हो गया शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह। ठीक है, और ये जो ग्रह होता है ये वाला, ये होता है घर। ठीक है, क्लियर हो गया? ये तो सभी जानते हैं, आसान था, इसलिए मैंने थोड़ा लेट लिखा। इसी में एक और होता है प्रसाद, एक होता है प्रासाद। प्रसाद और प्रासाद। तो प्रसाद होता है कृपा, आशीर्वाद। ये मंदिर में जो प्रसाद मिलता है, मंदिर में जो मिलता है वो प्रसाद ही बोलते हैं ना उसको, तो उसको कृपा कहिए, भगवान की कृपा हो गई है, वो मिल गया हमें, भगवान का आशीर्वाद हो गया है। निर्मल बाबा वाली कृपा नहीं है सर, ये याद रखना। ठीक है, वो आप देख लेना किधर रखना है। तो कृपा या आशीर्वाद। और प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है महल, राजा का महल को हो गया तो राजा का प्रासाद, प्रासाद। ठीक है, यहां भी क्लियर? ओके सर। इसके बाद जब महल का और घर की बात चल रही है तो भवन, एक होता भुवन। भवन और भुवन, भवन होता घर, सीधी सी बात है, मकान। घर या मकान को भवन बोलते हैं, लेकिन भुवन क्या बोलते हैं? भुवन बोलते हैं लोक।
लोग समझ में आ गए। लोग मतलब यहाँ जनता नहीं है, लोग का मतलब जनता भी होता है, लेकिन लोग का मतलब जनता नहीं है। यहाँ पर कहते हैं ना हमारे पास भैया 3 लोक है, एक पृथ्वी लोक है, एक पाताल लोक है, एक स्वर्ग लोक है, ठीक है। तो ऐसे लोक को भुवन बोलते हैं। त्रिभुवन 3 लोक जैसे होता है, इससे बनता है त्रिभुवन शब्द। 3 लोक, 3 लोक कौन कौन से? पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक। अब त्रिभुवन स्वामी यानी भगवान जो है, भगवान को त्रिभुवन स्वामी बोलते हैं। तीनों भुवनों का मालिक यानी तीनों लोकों के स्वामी को त्रिभुवन स्वामी बोलेंगे, ठीक है। यहां भी क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सर। अभी जो हम बता रहे हैं आपको, क्या बता रहे हैं कि 2 शब्द हैं जिनमें थोड़ा बहुत अंतर आए और अंतर आते ही उनका अर्थ बदल जाए, ठीक है। जैसे एक और इंपॉर्टेंट ले लेते हैं, आज यहीं पर इसको लास्ट करते हैं। आसन, एक होता आसन्न, एक होता आसन, एक होता आसन। इंपॉर्टेंट आज का इस वाले टॉपिक का यहीं पर समापन करेंगे। अगले टॉपिक पे कुछ और चीज पढ़ाएंगे हम। आसन मतलब क्या होता है कि वो आसन पर बैठ गया, यानी जो बैठने की चीजें होती है वो, जैसे मान लिया आप योग करने के लिए मैट का इस्तेमाल करते हो तो इसे योगा मैट बोलते हैं हम इंग्लिश में, तो लेकिन वो एक तरह से आसन ही तो है ना बैठने के लिए, ठीक है। तो आसन मतलब बैठने के लिए, जो बैठने के लिए कोई भी चीज होती है उसे आसन बोलते हैं, ठीक है। बैठने के लिए वस्तु जो होती है उसे आसन बोलते हैं। आसन बहुत महत्वपूर्ण है। आसन मतलब होता समीप यानी पास। अब समीप और पास जो होता है, आसन दोनों रूपों में प्रयोग हो सकता है। ध्यान से सुनना सर, आसन जो होता है वो दोनों रूपों में प्रयोग हो सकता है। पास मतलब दूरी के हिसाब से नजदीक है, उसमें भी आसन्न बोल सकते हैं, और समय के हिसाब से भी नजदीक है तो उसे भी आसन्न बोल सकते हैं। समय के हिसाब से नजदीक तो भी आसन्न, दूरी के हिसाब से नजदीक तो भी आसन्न, ठीक है। जैसे एका आसन्न शहर, अब ये मत कहना जी इंग्लिश भी प्रयोग करते हो आप, एका आसन्न शहर भी है, ठीक है, यानी कि एक नजदीक शहर भी है। इसको हम ऐसे ही बना दिया एक शब्द, तो इसका मतलब ये दूरी को दिखा रहा है, लेकिन हम समय को फिर नजदीक दिखाना चाह रहे हैं तो क्या करते हैं, जैसे मान लिया जैसे उसमें इंग्लिश में बिसाइड होता है पास में, वो यहाँ पर आसन हो गया है, ठीक। अब आ जाते हैं समय। समय के लिए जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण है मरणासन, मरण प्लस आसन्न, अच्छा शब्द बन गया ये। जिसकी मृत्यु निकट हो, जिसकी मृत्यु निकट हो, नोट कर लेना, जिसकी मृत्यु निकट हो उसे मरणासन्न भी बोल सकते हैं सर। क्लियर हो चुका है, ठीक है। अगले सवाल पर, तो इस तरह से हमने ये जो आपको बताए, ये बताए शब्द, ऐसे कुछ शब्द, देखिए बहुत सारे शब्द और आने हैं अभी आपके, लेकिन हमने अभी ऐसे शब्द पकड़े जो आपका थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो आप इनका अर्थ कहीं और पहुंच जाता है। अब इसमें हम लेते हैं एक लिंग। अब लिंग में क्या होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। देखिए सर, वैसे तो काफी सारे नियम है इसमें, लिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात करते हैं जब हम, तो इसमें नियम तो कई सारे हैं, लेकिन हमें पहले सिर्फ इतना पढ़ना है, एक ऐसा तरीका जो आपके कंफ्यूजन को खत्म कर दे, ठीक है। इसमें कई सारे तरीके से सवाल पूछा जाता है, लेकिन हम उस कंफ्यूजन को समाप्त करने के लिए एक तरीका बता रहे हैं, बहुत शानदार तरीका। अगर आप टीचर, हिंदी टीचर के लिए कोई एग्जाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी एक सब्जेक्ट है बिल्कुल, तो उसमें तो आपको इसकी गहराई में उतरना पड़ेगा, लेकिन आप नॉर्मल कंपटीशन दे रहे हैं जिसमें हिंदी को लगा दिया गया साथ में, आपको हिंदी पढ़ानी नहीं है, हिंदी में एक्सपर्ट नहीं होना, तो इतने से ही काम चल जाएगा जितना हम बोल रहे हैं। जैसे कि आप बात कर रहे हैं DSSB की, UPSI, यूपी फायरमैन, UPSSC, इन सभी में इतने से ही काम चल जाएगा लिंग के मामले में, जितना हम बताने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हालांकि हम भी एक क्लास और लेंगे लिंग के लिए स्पेशल, ठीक। अभी हम थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं कि आपका 90% सवाल उसमें हो जाएंगे लिंग। देखिए नियम बहुत सारे होते हैं, जैसे कि किसी भी देश का नाम किसी भी देश का नाम, पहाड़ के नाम, पहाड़ों के नाम,
पर्वत, पहाड़ या पर्वत के नाम, महीने के नाम, दिन के नाम, ये सब पुल्लिंग होते हैं। इधर अगर करें स्त्रीलिंग की बात करें हम, नदी का नाम स्त्रीलिंग है, नदियों के नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं सर, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जिनको हम कहेंगे ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, लेकिन मैं अभी जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अभी ऐसे बहुत सारे रट के बैठ जाते हैं बच्चे, लेकिन जब वो इनको रटते हैं वो उसकी बेसिक चीज़ को, कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। उनके खुद के मन में उथल पुथल होती है कि अगर ये सवाल आ गए तो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम कह रहे हैं आपको ये चीज़ बाद में कराएंगे हम, ये बाद की चीज़ है, अभी इसको मत करिए, ठीक है। हम इससे एक बहुत अच्छा सा तरीका बता रहे हैं। अगर आपको कोई शब्द दे दिया जाए, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, 4 शब्द दे दिए, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है, इसकी पहचान करनी है, तो आप क्या करेंगे। सपोज कीजिए एक शब्द दे दिया रास्ता, एक दे दिया सड़क, ठीक है। ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, दोनों स्त्रीलिंग है दोनों पुल्लिंग है, एक स्त्रीलिंग है एक पुल्लिंग है, ऐसा कुछ करके दे दिया इन्होंने। तो अब आप क्या करेंगे, ठीक है। अब जो आपने रट रखा उससे तो बाहर चला गया ना ये, क्योंकि रास्ता सड़क क्या है, दोनों का मतलब ही एक होता है सर, समझ रहे हो सर। तो ऐसे में एक बहुत आसान तरीका मैंने जो बताने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। कोई भी शब्द लीजिए, उससे मिलता जुलता एक वाक्य बनाइए, उसका प्रयोग करके एक वाक्य बनाइए, एक सेंटेंस बनाइए जिसमें उस शब्द का प्रयोग हो, और ऐसा हो जिसमें की या का, ती या ता, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें, यानी ई या आ का प्रयोग हो। जैसे कहेंगे कि मेरे गांव का रास्ता चौड़ा है, क्या बोलेंगे, चौड़ी नहीं बोलेंगे ना, मेरे गांव का रास्ता चौड़ा है। अब मेरे गांव का रास्ता चौड़ा है तो का, गांव का रास्ता कह रहा है, गांव की नहीं कह रहा, तो इसलिए क्या है, पुल्लिंग है। मेरे गांव का रास्ता अच्छा है तो पुल्लिंग है। सड़क, मेरे गांव की सड़क टूटी फूटी है, ठीक है, तो की आ गया यहां पर। तो मेरे गांव का रास्ता, मेरे गांव की सड़क, ये गांव का रास्ता, गांव का रास्ता, और ये कहेगा गांव की सड़क। समझ में आ गया भाई, दोनों रास्ता और सड़क एक ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर आ गया सर। तो इसलिए क्या हो गया भैया, ये का और की का से ही पता चल जाएगा ये पुल्लिंग है ये स्त्रीलिंग है। यहाँ तक ठीक। आपको हर शब्द को ऐसे ही प्रयोग करके देखना है। जब आप मतलब ये कब लगाना है, सपोज करो, देखते ही पता चल जाता है सर वैसे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं, देखिए आप कितने शब्दों को याद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे सर, नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास ये सबसे अच्छा तरीका है। और ये बात है कि अगर आपने 10-15 सिर्फ 10-15 शब्द एक बार इससे करके देख लिए, तो आगे अपना आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़बरदस्त बढ़ जाएगा कि 90% चांस है कि आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग में गलती नहीं करोगे। 90% कह रहा हूँ सर, 90% एक छोटे से नियम से हो गया सर। जैसे अब देखिए कुछ शब्द ले लेते हैं हम। हाँ जी, मान, गर्व, ठीक है, सजावट, मान, गर्व, सजावट। एक और ले लेते हैं हम, इज्जत, ठीक है। ये मैं थोड़े से मिलते जुलते से लेना चाह रहा था, इसलिए लिया है। मान, मान और इज्जत एक ही बात होती है। मान का मतलब इज्जत होता है, मान रख लिए, लिया, इज्जत रख ली, तो ये एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन देखिए, ठीक है, कहा जाए कि उस व्यक्ति का मान दूर दूर तक फैला हुआ था, या दूर दूर तक उस व्यक्ति का मान था, ऐसे बोलेंगे ना, मान था,
था का मतलब पुल्लिंग। उस व्यक्ति की इज्जत दूर दूर तक थी। थी का मतलब स्त्रीलिंग। ठीक है भाई। उस व्यक्ति की इज्जत, उस व्यक्ति का मान, तो दो जगह का और की आ रहे हैं, था और थी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मान क्या है पुल्लिंग, इज्जत क्या है स्त्रीलिंग। हाँ जी। विवाह के टेंट की सजावट शानदार थी। टेंट की सजावट कह रहा ना, या दीपावली पर घर की सजावट सुंदर लगी। ठीक, घर की सजावट, तो घर के की का मतलब क्या भैया, फिर स्त्रीलिंग है, गर्व। ठीक है। यह समाचार सुनकर उसके माता पिता को बहुत गर्व हुआ। हुई नहीं, गर्व हुआ। हुआ का मतलब पुल्लिंग। कोई दिक्कत तो नहीं सर? ओके सर। ये मैंने थोड़े से ऐसे लिए हैं जो लीक से थोड़ा हट कर लिए हैं मैंने सब। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आवट आए कहीं भी या आहट आए, ये सब क्या होते हैं? ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। सजावट, बनावट, घबराहट, ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक है। उसको देखकर घबराहट बढ़ गई, पुलिस को देखकर चोर की घबराहट बढ़ गई, इसका मतलब स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो है हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बताया। एक चीज ध्यान रखना, जिसको ज्यादातर दिल्ली एनसीआर के जो छात्र हैं उसको वो गलत करते हैं, ध्यान से देखना। एक शब्द दही। ठीक है, दिल्ली एनसीआर के छात्र इसको बहुत ज्यादा गलत करते हैं सर। दही खट्टा है, दही खट्टा है, खट्टी है नहीं। छाछ खट्टी होती है, दही खट्टा है। दही जो है पुल्लिंग है, जबकि दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे छात्र इसको स्त्रीलिंग मानते हैं। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना आपको, दही खट्टा है। यहां तक क्लियर हो गया सर? ओके सर। तो हमने आपको बताया कि कैसे आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान करेंगे और कुछ शब्द बताए। ठीक है। इससे अलग भाई देखिए जो वोकेबलरी है, मैं बार बार एक चीज़ कहता रहा हूँ, आप एक दिन में 100-150 शब्द याद नहीं कर पाएंगे। थोड़ा कीजिए, समझ कर कीजिए। जब आप थोड़ा और समझ कर करेंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़नी शुरू हो जाएंगी। जैसे उन चीज़ों को आप जोड़ना शुरू करेंगे तो आपका ये पॉइंट भी क्लियर और दूसरा पॉइंट भी क्लियर होता चला जाएगा। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ आपको। अभी जो हमने पढ़ाया आपको मिलते जुलते शब्द जो थे उनमें एक होता तरंग। तरंग का मतलब होता लहर। एक होता तुरंग। तुरंग का मतलब होता घोड़ा। ठीक है। तरंग का मतलब लहर, तुरंग का मतलब घोड़ा हो गया। अब यहीं पर आपको और करना है क्या, इसके शब्द साथ जब याद करो घोड़े के, तो कम से कम इसको उसी समय याद कर लो। ठीक है। जैसे घोड़ा मिल गया, घोड़े के तो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। घोड़े के जो पर्यायवाची हैं वो पूछे जाते हैं। तो तरंग या घोड़े के पर्यायवाची क्या है? अश्व है। ठीक है। अश्व है, घोड़ा, तुरंग हो गया, वाजी, सैंधव, ये सब घोड़े के पर्यायवाची हो गए सर। वाजी, सैंधव, है, अश्व, तुरंग, घोड़ा, एक ही बात है सर। तो अब जब आप याद करें तो इस तरह से याद करें, तरंग तुरंग कर रहे हैं तो तुरंग आया घोड़ा, तो उसी समय घोड़े के पर्यायवाची देखो यार, घोड़े को ये भी तो बोलते हैं। तो इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी बनेगी, और कनेक्टिविटी बनेगी सवालों में, शब्दों में, तो आपके लंबे टाइम तक दिमाग में वो फीड हो जाएंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं सर। एक और शब्द लेते हैं, तरणी। एक होता तरणी। छोटे और बड़ी ई की मात्रा का अंतर है। ये छोटी ई की मात्रा है या बड़ी ई की मात्रा? तरणी और तरणी, इसको बोलते हैं सूर्य, और इसका मतलब होता नाव यानी नौका।
तरणी मतलब सूर्य, तरणी मतलब नाव। अब आपको क्या करना है, अब आपको सूर्य के पर्यायवाची साथ के साथ नोट कर लेना है, ठीक है। दिवाकर, दिनकर, दिनेश, आदित्य, ये सब जो है सूर्य के जितने भी हैं पर्यायवाची। जितने का मतलब ये नहीं होता, एक बात और सर, जैसे सूर्य है, गंगा है, लक्ष्मी है, ये कुछ ऐसे पर्यायवाची हैं जो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, जिनके एक एक शब्द के, जैसे भगवान शंकर के पता चलेगा जी 20-30 पर्यायवाची है दे रखे आपकी किताब में। तो अगर आप नहीं कर पा रहे तो करना कैसे है। जैसे सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य के आपकी किताब में मान लिया 15 पर्यायवाची दे रखे हैं, तो ये आपके लिए बहुत टिपिकल हो गया। तो जिन सूर्य के पर्यायवाची में से आप इन 15 में से 7 तो जानते ही होंगे, तो पहले उन 7 को देख लीजिए। 7 देखकर इसके साथ 3 और लगा लीजिए, ठीक है। आज ये कंफर्म कर लीजिए कि 7 और 3 याद हो जाए, उन पर थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना पहले दिन। फिर उसके बाद जब दोबारा आप देखेंगे, क्योंकि पर्यायवाची शब्द ऐसे हैं जिनको आपको बार बार देखना पड़ेगा, तो जब आप दोबारा देखेंगे तो आपके 10 याद हो चुके होंगे, उसके बाद 3 और जोड़ दीजिए, अगली बार में आपके 15 के 15 हो जाएंगे, ठीक है। एक साथ में 7 और 8 नहीं जोड़ना सर, ठीक है, ओके सर। एक और शब्द होते हैं अनल और अनिल। अनल मतलब होता आग और अनिल मतलब वायु, वायु या हवा, ठीक है। तो अनल आग, अनिल वायु हो गया। आ जाते हैं भाई, अब हवा, वायु, पवन, समीर, ये सब जानते हैं। दावानल, हुताशन, सॉरी अनल, आग, हुताशन, अग्नि, ये सब जो है उसके प्रयोग हो गए। अब हम अनल से शब्द जो हैं बताते हैं कुछ। अनल बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। दावानल, बड़वानल, और जठरानल। ये सब अनल से मिलकर शब्द बने हैं। दावानल, बड़वानल और जठरानल। दावानल होता है जंगल की आग, जंगल की आग को दावानल बोलते हैं। बड़वानल यानी पानी की आग, जल की आग। और जठर, जठर मतलब पेट, पेट को बोलते हैं, तो पेट की आग। समझ में आया? फिर से देखिए, दावानल जंगल की आग, बड़वानल पानी की आग और जठर अनल पेट की आग। पेट की आग का मतलब क्या है? भूख। तो जठर अनल या पेट की आग को भूख भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक बात और, इन सब में अनल की जगह अग्नि लग जाए तो भी तो बात वही है। जैसे दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, बात तो एक ही है। अनल कह दो या अग्नि लगा दो, बात एक ही है। तो आपको अलग अलग शब्द याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा समझिए, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको इतने शब्द दिए जो, तो बहुत से कहेंगे जी आप तो कह रहे हो एक साथ में ज़्यादा याद मत करिए। हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ ज़्यादा याद मत कीजिए, लेकिन फिर वीडियो ज़्यादा छोटा भी अच्छा नहीं लगता, तो इतने दे दिए मैंने। और आज मैंने सिर्फ और सिर्फ शब्दों पर ध्यान दिया है। इनमें से बहुत सारे आप जानते भी होंगे, इसलिए थोड़े से बढ़ा दिए हैं। लेकिन आगे मैं क्या करूँगा कि किसी टॉपिक के साथ इनको जोड़ूंगा। अब किसी टॉपिक के साथ जोड़ते तो 10 या 12 ही बताते हैं हम, फिर इतने ज़्यादा नहीं बताते, ठीक है। तो वहाँ पर वीडियो भी ठीक हो जाता है और आपके याद भी होते रहते हैं। लेकिन याद रखना भाई, जिस हिसाब से मैं आपको याद कराता चल रहा हूँ, जो जिस दिन बता दिया उसे उसी दिन याद कीजिए। गारंटी है कि कुछ दिन में ही आपकी, जैसे ही अभी आपकी 4-5 क्लास हुई हैं हिंदी की, लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे कि भैया हमारे जो टॉपिक क्लियर होंगे, आप ये कहोगे कि हमारी वोकैब भी क्लियर हो चुकी है। ना रटते हुए भी आपकी वोकैब में क्लियर करा दूंगा, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही भैया, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद भाइयों।